मैं अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि उसमें एक विशेष उत्साह दिख रहा है और विशेष तौर पर माया जी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और बहुत संवेदनशील भी हैं। आपका आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हो गया है, जिसे मैं कल टेक्निकल टीम को भेजूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई टेक्निकल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत कुटुंब से हटकर अपना ऐप भी बहुत जल्दी अलग से लॉन्च करेगा, जिससे ये जो गड़बड़ियाँ हैं उन्हें हम जल्दी से अटेंड कर पाएँ और हमारा जो रिफ्लेक्शंस है वो यूनिक होना चाहिए। मैं इसके पहले कुछ कहूँ, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, जी सर। ओके। जी सर, क्लियर है। मैं ये चाहूँगा कि मुझे 1 मिनट में फीडबैक दी जाए कि आज की प्रगति क्या है, बल्कि 2 दिन की प्रगति क्या है। सर 2 दिन से तो कल भी मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि हम लोग लखनऊ आए हुए थे। अभी मैं उन्नाव में हूँ, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने मीटिंग करी है और कुछ लोगों को जोड़ा भी है, और इसलिए कल मीटिंग हो नहीं पाई और परसों भी मीटिंग नहीं हो पाई। सर क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि अपराध मुक्त भारत एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के तहत ये देश बदलने वाला है। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि इस देश की एक झलक, कि परिवर्तित देश कितना अनूठा होगा। मैं हर जो है आपसे जब मैं मुखातिब होता हूँ तो 1 मिनट के लिए वो खाका मैं ज़रूर खींचने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सत्ता समझौते के तहत हासिल की, और उस समझौते में अंग्रेजों के सभी नियम कानून अपने ही देशवासियों के ऊपर थोप दिए। यहाँ तक कि लंदन में जाकर हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया गया है, जो आजकल चारों तरफ वायरल हो रहा है, जो कह रहा है कि हमने जो है क्राउन की मातहती स्वीकार की, क्राउन की अधीनता स्वीकार की। मेरा ये मानना है देश के प्रधानमंत्री को किसी अन्य देश की मातहती स्वीकार करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। यह एक्ट, यह कार्रवाई पूर्णतया गलत थी। वही व्यवस्था जिसके तहत सरदार भगत सिंह जैसे लोग, जिन्होंने एक परिवर्तित भारत का सपना देखा है था, एक 23 साल का बच्चा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाता है, अपने सपने से समझौता नहीं करता है। हमारे इन देश के राजनेताओं ने अपने देश के लिए कोई सपना नहीं देखा। इनकी कोई सोच नहीं थी कि ये देश को कहां ले जाना चाहेंगे। इन्होंने निर्लजता पूर्वक हमारे ऊपर दुष्ट लोगों को थोप दिया। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया गया, जिसके तहत राजनेताओं को पूरी तरह से निरंकुश कर दिया गया, पार्टियों को पूरी तरह से जो है प्राइवेट कंपनियां बनाए दिया गया। यही कारण है कि पार्टियों की मशरूमिंग हो गई है। सब पार्टियां अपने अपने लाभ के लिए जी रही हैं, अपने अपने स्लोगन चल रही हैं। देश का कहीं भला नहीं दिख रहा है, देश का कहीं भला नहीं हो रहा है। इस बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? जी सर। तो बेटा
बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। लिहाजा अब आपके पास एक सोने की खदान आ गई है, जिसमें आप आज अपनी जो है छोटे मोटे दुख दर्द को भी दूर कर पाएंगे। मेरे ख्याल से एक हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप 2-3 चुनिंदा लोगों को उसके लिए मैं लिंक भेजूंगा यशवंत जी आपको, और जिन 2-3-4 लोगों को आप जी चुनिंदा मानते हैं उनको आप लिंक भेज दीजिए। ये यूट्यूब जी पर लाइव चर्चा होगी, और ये हम उसमें जी आपसे वो मॉडल शेयर करेंगे जिसके तहत हमें बहुत तेज़ी से बढ़ना है। जी सर। पहली बात तो हमें ये शेयर करना है कि कल का भारत बहुत अच्छा होगा, ये तो अच्छी बात है। जिसके पैर में आज बीमारी फटी हुई है, हमें उसे राहत पहुंचाना होगी, हमें उसे कुछ राहत तो आज देना होगी। जी सर। वर्तमान नियम कानून के तहत क्राइम फ्री भारत मिशन की स्टेशनरी के तहत वो रणनीति तैयार कर ली गई है कि हमारी वैधानिक जो एप्लीकेशन हम 39 सीआरपीसी के तहत लगाएंगे, यदि उसकी सुनवाई नहीं की गई तो आगे चल के आर्टिकल 356 के तहत राज्य सरकारें बर्खास्त होंगी। जो सत्ता में बैठे हुए अधिकारी यदि उसे नज़रअंदाज करेंगे तो आर्टिकल 311(2) के तहत वो बिना विभागीय जांच के डिसमिस किए जाएंगे। जब उनको ये महसूस हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी समझदार हैं, अपने हित को जानते हैं, वो सत्ता में बैठे इन राजनेताओं के अवैधानिक आदेश को मानना बंद कर देंगे, क्योंकि ये अपने भविष्य को स्टेक पर नहीं लगा सकते। ये बात समझ रहे हैं? अभी तक किसी ने इसे इस तरीके से नहीं टेकअप किया, इसलिए ये सब कर पा रहे हैं। आज जो है सत्ता में बैठे लोग आपको इसलिए आपको हाशिए पे रखे हुए हैं, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने के बावजूद भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जब जो व्यक्ति है, विक्टिम है, वो नहीं जाएगा, विक्टिम आपको रिपोर्ट करेगा और आप 39 सीआरपीसी के तहत क्राइम फ्री भारत मिशन जाएगा और उनसे कहेगा सुन लो, नहीं तो 154(1) के तहत सुन लो, नहीं तो 154(3) के तहत हम एसपी के पास जाएंगे, 156(3) के तहत हम कोर्ट जाएंगे, 482 सीआरपीसी के तहत हम हाई कोर्ट जाएंगे, और पीआईएल और कॉन्टेम्प्ट के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो विधिक डायमेंशन है। दूसरी महत्वपूर्ण डायमेंशन है प्रशासकीय डायमेंशन, जिसमें डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे। तीसरी डायमेंशन होगी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिसमें क्राइम फ्री भारत इनके क्वेश्चन पहले से तैयार करके रखा जाएगा और विधायकों के माध्यम से उसे विधानसभा में उठाया जाएगा और उसके माध्यम से लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स की जाएगी। और फिर इस क्यूमुलेटिव डाटा को गवर्नर के पास भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रही है, और आपकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है कि आप हर महीने जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें इन चीज़ों को आप प्रेसिडेंट को लिखिए और आर्टिकल 356 के तहत उसे डिसमिस किया जाए। अब जो है हमारे राज्यपाल महोदय एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो आपकी बात सुनने से रहे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाकर मंडामस जारी करने के लिए कहा जाएगा कि राज्यपाल को अपने विधिक कार्रवाई को करने के लिए आप जो है इन्हें आदेश दीजिए।
यदि हम एक सरकार को भी गिरा पाए तो फिर क्या सरकार ये जोखम उठा पाएगी कि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो? तो बिल्कुल नहीं सर। आपको कुछ राहत अभी मिलेगी और पूरी शक्ति के साथ मिलेगी, लेकिन आप यदि खुद अर्जी लेके जाएंगे तो वो आपको मुश्किलें पैदा करेंगे। तो हम जाएंगे जोड़ने के लिए, हम जो है अर्जी लेके उनके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। अर्जी की जगह हमारी स्टेशनरी में अंडर द सिग्नेचर, अंडर द एज ए सिटीजन, एज ए अथॉरिटी, एज ए क्राइम फ्री भारत मिशन, हम उनके पास वैधानिक तरीके से जाएंगे और यदि उसकी सुनवाई नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड कंपाइलेशन होगा। इस तरीके से करने पर किसी की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात आप बिल्कुल मान लीजिए, हमारे राजनेता मोटी खाल के हो गए हैं, वो गलत लोगों को ही टिकट देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जंतर मंतर पर जो बिटियां बैठी हुई हैं, स्पोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में 80 अपराध वाले ब्रजभूषण को प्रभारी अधिकारी क्यों बनना चाहिए था? यदि चुनाव के माध्यम से भी कोई आ रहा है तो उसके संविधान में व्यवस्था करिए कि जो अपराधी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है। लिहाजा ये राजनेता आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। ये राजनेता स्वयं भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति इकट्ठी कर चुके हैं और वो संपत्ति विदेशी बैंकों में भी जमा हो रही है। एक छोटा सा सरपंच जिसको 2-3 हज़ार रुपए कुछ मिलते हैं, वो जो है कुछ महीनों में ही फॉर्चूनर ले लेता है और कुछ महीनों में ही। तो इन्होंने, राजनेताओं ने ये गंदगी हमारे गांव-गांव तक, पंच सरपंच तक पहुंचा दी है। अब जो है इन्हें पराजित किए बगैर इस राक्षसी व्यवस्था का अंत होना संभव नहीं है। आपकी क्राइम फ्री भारत ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा मॉडल लेके आए हैं कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना जो है अपने लिए वोट मांगे, केवल लोगों के पास जाकर उन्हें अपराध मुक्त भारत व्रत का जो है महत्व समझाते हुए जोड़ने मात्र से मात्र 9 दिन में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मैंने कई बार समझाया है कि कैसे हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ होंगे और उन 100 करोड़ होने में हमारे 90% लोगों को सिर्फ जुड़ना है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 9% लोगों को, मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, लेकिन वो 10 लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपको ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, जिस समय आप जोड़ रहे हैं उसके दूसरे क्षण ही वो लोगों को जोड़ें और कोशिश करें कि पहले दिन ही 10 लोगों को जोड़ें और वो 10 लोग जो उन्होंने जोड़े हैं वो आगे 10 को जोड़ें। यदि हमने इतना कर लिया, इतने मात्र से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और 100 करोड़ का मतलब है 80% मतदाता। 80% मतदाता जब छत पर चढ़ के ये कहेंगे कि क्राइम फ्री भारत का जो है ये फलाना फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, इसका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतना है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो और वो थाली भी बजा रहे हैं, दीपक भी जला रहे हैं और ये घोषणा भी कर रहे हैं, तो आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि श्रीमान जी आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या लाभ मिलता है? तो जैसे ही आप सत्यनारायण व्रत की कथा हो रही है तो कोई बेलोवा बैठते हैं, आपसे प्रसाद प्राप्त करते हैं और धीमे से पूछते हैं कि माता जी, सज्जनों, आप कौन सा व्रत कर रहे हो, इस व्रत के से क्या फ़ायदे होते हैं? तो निश्चित रूप से वो पूछेंगे कि अपराध मुक्त भारत व्रत क्या है और इससे मिलने वाले वो 21 फल कौन से हैं।
कृपया मुझे विस्तार से बताएं और इसके करने की विधि भी विस्तार से बताएं। तो आपको नहीं लगता है कि 80% लोग हमारे मॉडल में चढ़ जाएंगे और बचे हुए 15% लोग देख देख के ऊपर चढ़ जाएंगे? यस और नो? माया जी, क्या Yes, sir. कहना है आपका? यस सर, चढ़ेंगे Yes, कि sir. नहीं चढ़ेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जब 95% लोग अपनी छत पर चढ़ जाएंगे और थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि माया जी हमारी चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतना है और चुनाव चिन्ह इतना है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और फलाने दिन हमारी वोटिंग है, उस दिन जाकर मैं बटन दबाऊंगा और जब बटन दबाने के बाद जो पेपर ट्रेल आएगी उसे हम बारीकी से देखूंगा और यदि वो पेपर ट्रेल मेरे चंद्रगुप्त की है तो भी हम ये जानकारी उसी ऐप पर अपलोड करेंगे, जिससे यदि सॉफ्टवेयर में टोटलिंग करके कुछ गड़बड़ी की गई है तो हमारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हमारे चंद्रगुप्त को कितना वोट मिला हुआ है। हम बड़ी आसानी से पेपर ट्रेल को काउंटिंग कराने का जो है बड़ा तथ्यात्मक जो है उसी समय निवेदन कर पाएंगे, जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। अब थोड़ी देर के लिए देखिए, यदि थोड़ी देर के लिए देखा जाए कि आपने बटन दबाया और पेपर ट्रेल आपकी चंद्रगुप्त की ना हो के किसी अन्य की है, से कमल के फूल की है, तो आपको उसी समय एक आवेदन पत्र लिखना है कि आदरणीय पोलिंग बूथ प्रभारी अधिकारी, अभी अभी मैंने अपने पोलिंग बूथ में जाकर अपने चंद्रगुप्त सुश्री माया जी को बटन दबाकर वोट दिया, लेकिन टू माई सरप्राइज उसमें मुझे जो है पेपर ट्रेल में माया जी दिखाई नहीं दी हैं, कमल का फूल दिखाई दिया है और आप जो है इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, आप इसे सील करिए, आप इसमें अपराध पंजीयन करिए, चुनाव अधिकारी को जो है ना इस चुनाव को रद्द करने के लिए कहिए। तो आप मुझे बताइए, और जब इसी बात की फ़ोटो लेके हम अपने इस ऐप में अपलोड करेंगे तो उसी समय ये सब जानकारी, जैसे ही आपने पोलिंग बूथ पे अपना ये एप्लीकेशन अपलोड किया, ये जानकारी उसी क्षण क्राइम फ्री भारत मिशन को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? वहाँ बैठे लोग इसको डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट निकाल के जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कोर्ट में ये आवेदन लगाएंगे तो आप बताइए वो चुनाव रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिन्होंने गड़बड़ियाँ की वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये ईवीएम में मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने क्राइम फ्री भारत पे हमने 2 वीडियो लोड किए थे, वो देखे हैं क्या? एक वीडियो में जिसमें एक कांग्रेस का व्यक्ति 500-500 रुपए के नोट बांट रहा है और लोग बाग जो है पोलिंग लाइन में लगे हुए हैं और नोट लेते जा रहे हैं, देखा आपने वो? जी हाँ, जी सर। क्या उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसका चुनाव जो है ना रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या उसके विरुद्ध अपराध पंजीयन करके उसे जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए? जी सर। आपने एक दूसरा वीडियो भी देखा होगा जिसमें पोलिंग बूथ के अंदर जाकर एक व्यक्ति क्लियरेंस देता जाता है और वो आता है और वो ठक ठक बटन दबा रहा है। वो वीडियो देखा कि नहीं देखा आपने? वो अपने क्राइम फ्री भारत पे मैंने अपलोड किया है। अब आप ये बताइए, उस पोलिंग बूथ के सभी अधिकारियों को निलंबित कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए सर। One and all should be suspended. They should be removed from the job. उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? They should lose their job. सभी अधिकारियों के जॉब चले जाना चाहिए, नौकरी चली जाना चाहिए। आर्टिकल 311 के तहत उन्होंने देश की जो है ना डेमोक्रेसी के साथ अत्याचार किया है। ऐसे सभी मतदान में बैठे अधिकारी, उनको निलंबित करके, सस्पेंड करके और उनको तत्काल नौकरी से निकाला जाना चाहिए। और जो 2 प्यादे ऑपरेट कर रहे थे उनको जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था कर देना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट राजनेता ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लिहाजा आपके सामने अब केवल एक ही विकल्प है
जिसे मैं पार्ट 2 में अभी आपको सुनाऊंगा।